हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका पार्ट 3 हम करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 एंड 2 में करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो शुरुआत होती है हमारा जो टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर के साथ। और इसका जो पहला सब टॉपिक है वो है लैंड इज फिक्स्ड। जो ज़मीन है वो फिक्स्ड है और इसी के साथ हम अपने टॉपिक भी स्टार्ट कर देते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर प्रोडक्शन करने की बात आती है तो जो मेन एक्टिविटी है गांव पालमपुर के अंदर वो फार्मिंग है। ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood। करीब 75% जो लोग हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड है? फार्मिंग पे, अपनी जीवन के लिए, ठीक है, गुजर बसर के लिए। 75% क्या होगा कि मान लो अगर 100 लोग हैं पूरे गांव में तो 100 में से 75 लोग फार्मिंग ही करते हैं जीने के लिए और बाकी बचे 25 ये कुछ और काम करते हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स। अब ये जो 75% जो लोग जिनकी बात की गई ये कौन हो सकते हैं? तो ये फार्मर्स भी हो सकते हैं, है ना, जिनके खुद के अपने खेत हैं, या फिर फार्म लेबर्स हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। लेकिन चाहे फार्मर हो या फार्म लेबर्स हो, इनका फायदा कब होगा? जब अच्छा प्रोडक्शन होगा फार्म्स में, खेतों पर। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। एक प्रॉब्लम आ जाती है जब बात आती है कि फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, है ना, कि जिस जमीन के टुकड़े पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स को उगा सकते हैं, वो तो फिक्स है ना। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area। तो 1960 से लेके अब तक पालमपुर में जो ज़मीन है, जिस ज़मीन को खेती के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land। हाँ, लेकिन कुछ जो वेस्टलैंड ऐसे ही पड़ा हुआ था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े में कन्वर्ट करा है जिसमें हम क्रॉप्स को उगा सकते हैं। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। और अब ऐसा कोई भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं बचा है जिसके अंदर हम कल्टीवेशन कर सकें। और जब हम ज़मीन नहीं बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, है ना। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन। जितना बड़ा खेत होगा उतना ज़्यादा फसल आप उगा सकोगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ज़मीन को नापने की, वो क्या होती है? हेक्टेयर होती है। Though in the villages you may find land area being discussed in local unit such as बीघा, गुंथा etc। तो लोकली जो लोग होते हैं उन्हें बीघा में, एकड़ और बहुत सारी टर्म से इनमें भी नाप लेते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कोई पूछे तो वो हेक्टेयर होता है। 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 मीटर। तो ये हेक्टेयर क्या होता है? एक हेक्टेयर समझ लो एक ऐसा स्क्वायर है, ठीक है, एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी एक साइड की जो लंबाई है 100 मीटर है। और आपको तो पता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे? हेक्टेयर। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ अ हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल का जो गार्डन है या फिर स्कूल का जो फील्ड है, ग्राउंड है, उसका कितना एरिया है। पता कर लेना किसी टीचर से अपने, और फिर आप उसको कंपेयर करके देखना 1 हेक्टेयर से कितना कम कितना ज़्यादा वो है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आप। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है वो है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। मतलब कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक ही ज़मीन के टुकड़े से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, एक से ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर सकें। तो क्या ऐसा कुछ है? तो
क्योंकि अगर हम एक ज़मीन के टुकड़े से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं या फिर मल्टीपल क्रॉप उगा पाएँ तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और हमें वही करना है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगर हम देखें कि किस प्रकार के क्रॉप्स उग सकते हैं या फिर किस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो पालमपुर किस टाइप का विलेज लगेगा हमें इंडिया में? वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको पता है क्या कि उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट में क्या क्या आता है? तो मैं आपको बता दूं, आगरा का एरिया, मथुरा साइड का जो एरिया है ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। ऑल इंडिया इज कल्टिवेटेड इन ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। तो जितना भी ज़मीन है पालमपुर के अंदर उसको कल्टीवेट किया जाता है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा ऐसा नहीं है जो बेकार पड़ा है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन जब जो खरीफ की फसल होती है, उगाने का सीजन, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। इस टाइम पे क्या करते हैं फार्मर्स? ज्वार और बाजरा उगाते हैं। तो अभी देखना, अभी मानसून आने वाला है, मानसून के बाद अपना खरीफ वाला सीजन आ जाएगा बारिश के बाद, ठीक है, बारिश के समय। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। और कैटल क्या होती है? ये जो आप चार पैर वाले जानवरों को पालते हैं, इन्हीं को हम कैटल कहते हैं, है ना। तो इनका खाने के तौर पे ये लोग यूज करते हैं, कैटल फीड। इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। तो देखो बारिश के टाइम पे इन्होंने ग्रो कर लिए ज्वार बाजरा, फिर अक्टूबर नवंबर में ये लोग क्या उगा रहे हैं? पोटैटो उगा दे रहे हैं। इन द विंटर सीजन, जिसको हम राबी बोलते हैं, राबी की फसल, इनको उगा दिया जाता है। फिर राबी की फसल हो गई, फिर इन द विंटर सीजन क्या होगा? राबी की जो फसल है वहां पर ये गेहूं उगा देंगे। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. तो कोई पूछे आपसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, तो आप इजीली बता दोगे कि एक साल में एक ज़मीन के टुकड़े पे जब हम अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उगाते हैं तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कह रहे हैं। मल्टीपल हो गया ना, अलग अलग, बहुत सारे, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। काफ़ी सही और आसान तरीका भी है। कॉमन है इसलिए क्योंकि आसान है, एक ही ज़मीन के टुकड़े पे आप बार बार अलग अलग चीज़ों को उगा सकते हो, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। पालमपुर में ज़्यादातर लोग एटलीस्ट 2 क्रॉप तो साल के उगाते ही हैं और बीच में वो पोटैटो भी उगा देते हैं। ऐसा कम से कम ये 20 ईयर्स से कर रहे हैं, पास्ट 15 से 20 साल से। तो देखो ये डिफरेंट क्रॉप्स बताए गए हैं जो पालमपुर के लोग उगाते हैं। जैसा हमने बात की थी, वीट उगाते हैं, बाजरा हो गया, शुगर केन हो गया एंड पोटैटो। Let's discuss. The following table 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Plot this on the graph provided. What does the graph show? Discuss in class. तो ये जो पूरा एरिया दिया है आपको इसको ना ग्राफ पे शो करना है कि मतलब कल्टीवेटेड एरिया ऐसे ऐसे था। मतलब 1950 से लेके 51 के इस पीरियड में से एक साल में, देखो ये आज़ादी के बाद का है क्योंकि हम आज़ादी के बाद का ही देखेंगे। उससे पहले तो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में था और उन्होंने बर्बाद कर रखा था हमारे, स्पेशली फार्मिंग को सबसे ज़्यादा उन्होंने हमारे ख़राब किया था। उसके बाद हमने संभलना सीखा। 1950 से 1951 के बीच में 129 मिलियन हेक्टेयर्स में है ये, ठीक है, यूनिट याद रखना, मिलियन हेक्टेयर्स। और फिर उससे लेके 2015 तक का बताया है, इतना हमने बढ़ा लिया है और अभी और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है अभी। प्रोविंशियल डाटा, सोर्स क्या है इसका? पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक 2017। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जो पूरा सर्वे है ये कहाँ से लिया गया है? ये कोई पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक है तो 2017 में वहाँ से ली गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो इस जगह से ये पूरा सोर्स उठाया गया है कि इतने हेक्टेयर से, मतलब ये पूरा जो सर्वे है ये इसका सोर्स यहाँ है। सोर्स मतलब जिस जगह से हमने ये पूरा लिया है,
नाउ अब उन्होंने वैसे आपको बोला था प्लॉट करने, लेकिन करके दिखा दिया उन्होंने प्लॉट कि इस तरीके से देखो बढ़ रहा है। और 1909 में ये यहाँ पहुँच गया है। कई जगह कम हुआ है, कई जगह ज़्यादा भी हुआ है, इस तरह का बड़ा उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन और वाई? ये पूछा जा रहा है कि क्या ये ज़रूरी है कि आप एरिया को लेके आओ अंडर इरिगेशन, क्या ये ज़रूरी है? तो भाई हाँ ज़रूरी है, इरिगेशन होगा, फार्मिंग बढ़ेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप ग्रोन इन योर रीजन. You have seen that one way of increasing the production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming method for higher yield. तो अभी मैं आपको टेबल बताऊंगी, उससे हमें क्या करना है, फिल करना पड़ेगा उन क्रॉप से जो कि अभी हमने देखा था कि पालमपुर के लोग मल्टीपल क्रॉपिंग में यूज करते हैं। यील्ड क्या होता है? जो उपज आ रही है आपकी, वो यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो भी आपने क्रॉप ग्रो किया था और फिर उसकी जो उपज आई है वो आपका यील्ड है ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। मतलब एक सीजन क्या हो गया, पूरी एक साल में आपने एक जमीन के टुकड़े पे कितनी उपज करी, दैट इज यील्ड। टिल द मिड 1960s the seed used in cultivation were traditional ones with a relatively low yields. तो 1960 के टाइम पे जो हम बीज यूज करते थे, बीज से ही, सीड से ही तो उगाओगे ना किसी भी सब्जी को या किसी भी चीज को, तो वो जो बीज होते थे उनका लो यील्ड होता था, मतलब उनसे ज्यादा उपज नहीं होती थी उन बीजों से जो ट्रेडिशनल थे, पुराने थे। एंड लेकिन जो ट्रेडिशनल सीड थे उनके अंदर पानी भी कम लगता था। फार्मर यूज्ड काउ डंग, है ना, गाय का जो गोबर होता है उसका यूज करते थे, वो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता था ना, मैन्योर, इस खाद, जिससे हमारी मिट्टी और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। और ये चीज़ें बिल्कुल फार्मर्स के पास अवेलेबल होती थी, फार्मर्स को ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो कुछ भी चीज़ खरीदे। लेकिन एक चीज़ क्या दिक्कत होती थी कि इन ट्रेडिशनल बीजों से जो उपज होती थी वो कम होती थी, मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, यील्ड कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होगा तो जो तरक्की है वो भी कम होगी ना। अब क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता है 1960s में, लेट 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो जाता है इंडियन फार्मर्स को टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। तो अब पहली चीज ये याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन किन फसल के लिए यूज हो रहा है, व्हीट और राइस के लिए हो रहा है। और इसमें क्या यूज करते हैं हम, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, HYV। हाई यील्डिंग मतलब इन बीजों से जब आप ग्रो करोगे क्रॉप तो पहले ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन में ज्यादा उपज होगी, है ना। जैसे पहले अगर 1 कुंटल गेहूं उगा पा रहे थे तो अब 4 कुंटल उगा पाओगे, या उससे ज्यादा या उससे थोड़ा बहुत कम, मतलब लेकिन ज्यादा ही उगाओगे पहले वाले मेथड के अपेक्षा, पहले वाले सीड से। ये जो अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हाई यील्डिंग सीड्स बनाए, इनसे हम ज्यादा उपज कर सकते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। एज अ रिजल्ट the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier. अब क्या हो गया, उत्पादन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। High yielding variety seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizer. लेकिन एक बात तो है कि ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड है इनको ज़्यादा पानी लगता है और सिर्फ गाय के गोबर से, नेचुरल मैन्योर फर्टिलाइजर से इसका काम नहीं चलेगा, इसको केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी जब तरफ जो हमारे पुराने वाले सीड थे, भले वो प्रोडक्शन कम करते थे लेकिन उनमें पानी की खपत कम होती थी और ना ही कोई फर्टिलाइजर केमिकल का यूज करने की जरूरत पड़ती थी, मतलब फार्मर को कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता था। अब हायर रिजल्ट कैसे आएगा, हायर रिजल्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कब होगा, जब हम हायर यील्ड को यूज़ करेंगे। और हायर यील्ड को यूज़ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से पानी भी ज़्यादा लगेगा और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया।
तो वो कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने पहली बार ये जो मॉडर्न टेक्निक्स थे फार्मिंग के वो यूज़ करे? तो पंजाब, हरियाणा और याद रखना वेस्टर्न यूपी, जो मैंने अभी आपको समझाया था वेस्टर्न यूपी कौन से इलाके, ये पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट किया। The farmer in these regions set up tubewells for irrigation and made use of high-yielding variety seeds, chemical fertilizer and pesticides in farming. तो अब जैसा कि बताया कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा पानी लगेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स लगेंगे, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए इन फार्मर्स ने अपने अपने खेतों में ट्यूबवेल्स लगवा लिए। Some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made plowing and harvesting farmers. और लोगों ने मशीन्स भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले हल से जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर लेके आ गए वो लोग और थ्रेशर लेके आ गए, ठीक है, फसल काटने के लिए। They were rewarded with high yield of wheats, और बदले में उनको क्या मिला? एक बहुत अच्छी उपज मिलती है, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है गेहूं का। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. तो पालमपुर में अगर कंपेयर करा जाए, जब हम ट्रेडिशनल जो हमारे बीज हैं उनसे अगर उपज करते थे तो 1300 kg पर हेक्टेयर मतलब उगता था। लेकिन जब हमने हाई यील्ड वेराइटी की जो सीड्स को यूज़ किया तो वो इतना ज़्यादा हो गया, 3200 पर हेक्टेयर हो गया। देखो अंतर तो है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में अंतर आ गया ना, कहाँ यहाँ 1300 उग रहा है और यहाँ 3200 आ गया है। देयर वॉज अ लार्ज स्केल इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, अच्छा खासा इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन में व्हीट के। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब फार्मर्स के पास क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा व्हीट हो गया है जिसको वो आराम से मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या था कि हम एक ही खेत पे, एक ही ज़मीन के टुकड़े पे एक साल के अंदर जो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड यही है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ले रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर ले रहे हैं, ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी, थ्रेशर, ये सब। The following tables show the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. Plot this on the graph with the Green Revolution equally successful for both the crops. Discuss what is the working capital required by the farmer using modern farming methods. तो अब आपको फिर से ग्राफ पे ये प्लॉट करने के लिए दे दिया है, यहाँ पर ईयर लिखा है एक जगह पे, दूसरी जगह पे बताया कि प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट, और हमें ये भी कंपेयर करना है कि प्रोडक्शन किसका ज़्यादा हुआ। अब देखो पहले साल में 65 से 67 एक साल में यहाँ पर 10 मिलियन टन हो रहा है दाल, तो बराबर है, यहाँ भी 10 है, लेकिन यहाँ देखो फिर दूसरे ईयर में 70 से 71 के बीच में यहाँ 12 है तो यहाँ 24 है, ठीक है, इसका डबल हो रहा है। तो अगर आप पूरा देखो तो पल्सेस में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है इंक्रीज, लेकिन व्हीट के प्रोडक्शन में हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। अब देखो ये जो हमें पूरी नॉलेज मिली है ये वाली, ये कहाँ से मिली, इसका सोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एज ऑन February 2018। तो 2018 तक में जो था ये वो हमें मिला है, ये सोर्स है, ठीक है। और देखो ये वही वाली एक्टिविटी है जो आपको पहले दिखाई गई थी, नेम ऑफ क्रॉप आपको लिखना है, जो भी पालमपुर के लोग उगा रहे थे, पोटैटो उगा रहे थे ना, ज्वार बाजरा उगा रहे थे, शुगर केन उगा रहे थे, किन किन महीनों में उगा रहे थे ये भी बताना है, फिर किस मंथ में वो फसल को काटेंगे, ये होता है बोने का मंथ और ये होता है फिर फसल काटने का। और सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है इनके यहाँ, रेन हो रही है, ट्यूबवेल्स हैं या फिर नहरों से पानी लेके आ रहे हैं, तो ये आपका काम है, दिस इज अ होमवर्क, आप इसको इजीली कर लोगे, बहुत इजी सा चैप्टर है। अब ये देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या हो गए हैं, पहले जो लोग नहीं करते थे वो करने लगे। पहले तो हमने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, फिर हमने ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करे हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं बहुत सारे, है ना, और ट्रैक्टर यूज़ कर लिया है हमने, अब बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रैक्टर्स का यूज़ कर दिया है। अब ट्रैक्टर कैसे चलेगा, डीजल से चल रहा है, डीजल भी यूज़ हो रहा है।
इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, या तो नहरों से पानी ले आओ, या तो पंप वाला काम कर लो, या जिसे आप ट्यूबवेल भी बोल सकते हो क्योंकि इट इज़ लाइक ट्यूब, सो हम इसको ट्यूबवेल कह सकते हैं। एंड डैम से पानी ला सकते हो, और डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है जो आप यूज़ कर ही रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। तो ये इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आ गया है फार्मिंग के सेक्टर में। तो एक क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद द मोर कैश देन बिफोर, व्हाई? कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमने अभी देखे तो इसकी वजह से फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को पहले की अपेक्षा में ज़्यादा कैश की, पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। और क्यों पड़ती है ये, तो इसके लिए आपको बताना है एंड आई एम श्योर कि आप बता पाएंगे इजीली, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं। ट्रेडिशनल सीड्स के टाइम पे कहाँ खरीदता था फार्मर कुछ भी, लेकिन अभी उसको केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और पता नहीं क्या क्या, ट्रैक्टर वगैरह, अलग अलग मशीनरी है, तो उसको पैसा लगाना पड़ रहा है पहले की अपेक्षा ज़्यादा। तो आप इसको और ज़्यादा तरीके से लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, विल द लैंड सस्टेन, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा और हेल्पफुल है आपके लिए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद साधना।